हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट को। एक क्लास 2 की पोस्ट है, नॉन टेक्निकल पोस्ट है। नॉन टेक्निकल स्पेशली मैंने मेंशन इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग टेक्निकल हैं। स्टिल आप में से बहुत सारे लोगों को शौक होती है वर्दी, स्टार, गाड़ी और गन की। तो अगर आपके पास भी ऐसी शौक है तो आप इस पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हो। कई बार इससे रिलेटेड मुझे मैसेज भी आए थे कि मैं इनके प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करूं। तो यहाँ पे बेसिकली एडवर्टीजमेंट आया हुआ है जीपीएससी का। तो पहले हम एडवर्टीजमेंट को डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद वाले वीडियो में हम इनके प्रोफाइल को भी डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डेट्स क्या हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और इससे पहले के जो एग्जाम है उसकी कट ऑफ कितनी गई है, मतलब कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे ताकि आपका सिलेक्शन हो पाए। अगर आप चैनल पे नए हो तो ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। चैनल पे आप मनु एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पे आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। हाँ, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपके पास बैचलर डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है फॉरेस्ट्री का तो यहाँ पे आपको 10% मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे आपके मेंस एग्जाम में और इंटरव्यू एग्जाम में। जितना मार्क्स आप स्कोर करोगे, सपोज आपने 200 मार्क्स स्कोर किया तो आपको 20 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो आपकी एज मिनिमम 20 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर होनी चाहिए। बट यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन भी है, तो रिलैक्सेशन के लिए आप एक बार एडवर्टीजमेंट पढ़ लेना। वैसे भी मैं बार बार कहता हूँ कि फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार आप एडवर्टीजमेंट पढ़ लो। यहाँ पे आपको बेसिक आइडिया मिल जाती है। इसके बाद डिटेल में एडवर्टीजमेंट आपको पढ़ना चाहिए बिफोर फिलिंग द फॉर्म्स। यहाँ पे आपको कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड भी फुलफिल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड मेंशन है कि आपकी हाइट, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी चेस्ट मेंशन है, विदाउट एक्सपेंशन कितनी होनी चाहिए, आफ्टर एक्सपेंशन कितनी होनी चाहिए, कितने का एक्सपेंशन होना चाहिए, आपका वेट मेंशन है। तो एक तरह से आपको एक फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे मेंटेन करना होगा। इसके अलावा आपके पास ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अगर ये डिसेबिलिटी हैं आपके पास तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। इन सारे डिसेबिलिटी को मैंने डिस्कस किया हुआ है एक वीडियो में, उस वीडियो का लिंक मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। तो वहाँ पे आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगी बेसिकली ये डिसेबिलिटीज होती क्या हैं। और इसके अलावा आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए आपको एक वॉकिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा जिसमें 25 किलोमीटर आपको वॉक करना होगा। अगर आप मेल हो और फीमेल हो तो आपको 14 किलोमीटर वॉक करना होगा इन 4 आवर। और अगर हम पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स लेवल है वो 7 का है। 39900 से 126600 की आपकी बेसिक पे है। बेसिक पे के अलावा बहुत सारे अलाउंसेज भी होते हैं, अलाउंसेज भी आपको मिलेंगे। पहले ही मैंने बता दिया, आपको कार तो मिलेगी, उसके अलावा आपको बंगलो भी मिलता है रहने के लिए। ये सारी फैसिलिटीज होती है, मतलब फैसिलिटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप दे सकते हो। चूंकि पे स्केल की बात कर रहे हैं तो एक दो न्यूज भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा क्योंकि ग्रुप में आप इस टाइप के डिस्कशन करते रहते हो। तो डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में भी सोचना, क्योंकि आप प्रिपरेशन से ज़्यादा ना ये ध्यान देते हो कि विटामिन एम कौन से डिपार्टमेंट पे ज़्यादा है, उसी डिपार्टमेंट की आप प्रिपरेशन करो। तो विटामिन एम रहती है, उसके साथ साथ जेल जाने के चांसेस भी रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिसप्रोपोर्शनेट इनकम होने की वजह से एक फॉरेस्ट ऑफिसर को एसीबी ने अरेस्ट किया है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क भी होता है कि केवल गुजरात के एसीबी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, महाराष्ट्र की भी एसीबी ने पकड़ा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे जो बेसिकली केस ना रजिस्टर करने के वजह से 10 लाख रुपीज का डिमांड कर रहे थे। उसने वो जो विक्टिम था वो 2 लाख रुपया देने के लिए तैयार भी हो गया, बट वो थोड़ा स्मार्ट निकला, उसने एसीबी को इन्फॉर्म कर दिया। एसीबी ने फॉरेस्ट ऑफिसर को पकड़ लिया, उसके साथ साथ उसके क्लर्क को भी पकड़ लिया। ये सारी चीजें हैं, बट एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे एसीबी के ऊपर भी आता है, मेरे माइंड में आ रहा है इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि एसीबी में जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट से होते हैं। अब समझ में नहीं आता है कि हम सभी को पता है कि सबसे करप्ट डिपार्टमेंट होता है पुलिस, बट एसीबी वालों को पुलिस का करप्शन नहीं दिखता है। करप्शन दिखता है तो बस दूसरे डिपार्टमेंट का दिखता है। तो यहाँ पे इसलिए क्वेश्चन मार्क उठता है कि अगर आप भी एसीबी को ठीक है विटामिन एम प्रोवाइड करा देते हो तो आपका भी बड़ा फोटो पेपर में नहीं छपेगा। अगर नहीं प्रोवाइड कराओगे तो आपका भी बड़ा फोटो पेपर में छपेगा विथ जो भी है अमाउंट, उसमें घटा बढ़ा के बहुत सारी चीजें होती हैं, आप सभी को पता भी है। हालांकि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की वजह से और एक ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब होने की वजह से हम लोगों को ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट हम डिस्कस करें ना करें
ये हमारे सोसाइटी का फैक्ट है, हमारे जॉब का फैक्ट है, हमारे ऑफिसर्स की हैबिट्स है। हमारे कहने नहीं कहने, डिस्कस करने नहीं करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये चेंज नहीं होने वाला। जिनको चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद ही उसमें इन्वॉल्व हैं, बाकी सारी चीज़ें आप जानते ही हो। चूंकि बहुत रिसेंट न्यूज़ थी, ये दोनों रिसेंट न्यूज़ हैं, और चूंकि हम इस पोस्ट को डिस्कस कर रहे थे तो मैं सोचा कि आपके साथ थोड़ा ये भी चीज़ें साझा कर देता हूँ, क्योंकि आपका भी बहुत इंटरेस्ट रहता है। ग्रुप में आप इसी के बारे में डिस्कस करते हो कि यहाँ के आरटीओ ने इतना कमाया, वहाँ के आरटीओ ने इतना कमाया, वहाँ के पीआई ने, वहाँ के मतलब डिफरेंट पोस्ट के ऑफिसर्स जो होते हैं कितना वो विटामिन एम कमा रहे हैं, आप उसको ज़्यादा डिस्कस करते हो। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि आपको डेट क्या क्या ध्यान रखनी है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो आप जाइए, लास्ट डेट का वेट मत करिए, अप्लाई करिए। यहाँ पे जो आपका प्रीलिम एग्जाम है उसका टेंटेटिव डेट भी मेंशन है, उसके रिजल्ट का टेंटेटिव डेट है, मेंस एग्जाम का डेट भी मेंशन है, मेंस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा वो भी मेंशन है, आपका इंटरव्यू कब होगा, वो सारी चीज़ें एक सीक्वेंस वे में मेंशन है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो सभी इसी सीक्वेंस में चलती रहेंगी। और फाइनली यहाँ पे अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 51, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी मेंशन है, तो आप देख लो आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके लिए कितनी सीटें हैं। और चूंकि जनरल में तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। एक चीज़ है यहाँ पे, जो लोग डिसेबल्ड हैं, चूंकि इनकी जो वर्किंग कंडीशन होती है वो जंगलों में होती है, तो जो लोग डिसेबल्ड हैं उनको यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया है, तो उनके लिए कोई पोस्ट भी रिजर्व नहीं है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द सिलेक्शन प्रोसेस। फॉर्म आपने भर लिया, आपने प्रोफाइल भी थोड़ा बहुत जान लिया, प्रोफाइल के बारे में हम और भी कभी डिस्कस कर लेंगे दूसरी वीडियो में। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे भी 3 स्टेज एग्जाम होता है, प्रीलिम होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। यहाँ पे भी जो प्रीलिम एग्जाम होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब प्रीलिम एग्जाम आप क्वालिफाई कर लो, मेंस में अपीयर हो जाओ। मेंस के और इंटरव्यू के बेसिस पे ही आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट किया जाएगा। एक चीज मैं बताना भूल गया, वो बता देता हूं, अगर आप अभी करंट ईयर में हो तो आप भी एलिजिबल हो प्रीलिम एग्जाम में अपीयर होने के लिए। आप प्रीलिम एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। प्रीलिम एग्जाम के बाद अगर मेंस होता है, आप क्वालिफाई होते हो, तो उस टाइम पे आपको जो एलिजिबल सर्टिफिकेट है, मिनिमम एजुकेशन का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब आपकी मार्कशीट, आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आपके यूनिवर्सिटी का रिजल्ट नहीं आया है तो आपको मेंस एग्जाम में अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर आपका यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आ जाता है फाइनल ईयर का तो आपको मेंस एग्जाम के लिए अलाउ कर दिया जाएगा। अब प्रीलिम एग्जाम में 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडी के दोनों पेपर हैं, दोनों का मीडियम गुजराती होगा, इंग्लिश भी होगा, मतलब इंग्लिश गुजराती दोनों में आएगा। 200 के होंगे, ये 3 आवर के होंगे, टोटल 400 मार्क्स के होंगे और ये 3 आवर के होंगे। तो ये बेसिक चीज़ है। और कितने लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा वो सारी चीज़ें मेंशन है यहाँ पे। तो टोटल 15 टाइम्स जितनी भी वैकेंसी है उसके 15 टाइम्स लोगों को अलाउ किया जाएगा कि वो मेंस एग्जाम में बैठें। बाकी सिलेबस आप कमीशन आपको इन्फॉर्म कर देगा डिटेल में। सिलेबस का जो लेवल होगा वो डिग्री लेवल का होगा, मतलब ग्रेजुएशन लेवल का होगा। अगर हम मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम में आपको लिखना होगा, कन्वेंशनल पेपर होगा। जो प्रीलिम होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, बट मेंस कन्वेंशनल होगा। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह लिखना पड़ता है। और यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे, पहला पेपर है जो गुजराती का है, सेकंड इंग्लिश का है, और बाकी ये सारी 3 पेपर जो हैं जनरल स्टडी के हैं। तो टोटल पेपर आपका किसका है? जनरल स्टडी का है। अब आप सोच रहे होगे कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, आप ये सारी चीज़ें कैसे कवर करोगे? तो रिसेंट ट्रेंड अगर हम देखें तो बहुत सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या मेडिकल बैकग्राउंड के लोग अब नॉन टेक्निकल में स्विच हो रहे हैं, और स्पेशली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग कई सारी जगह मैंने आपको बताया भी है। होता क्या है कि आप क्लास 8 तक तो इतिहास भूगोल मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी आप पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स भी थोड़ा बहुत पढ़ते हो, बट क्लास 8 के बाद 9 10th में इनका वेटेज खत्म हो जाता है और ये डिसअपियर हो जाते हैं 11 12th में। और आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, फिर आप इंजीनियरिंग करने चले गए, और इंजीनियरिंग में तो इन सब चीज़ों की बात ही नहीं होती है। इसके बाद क्या होता है, एक बड़ा गैप हो जाता है। बड़े गैप के बाद जब आप कभी नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन करते हो और अचानक से आपको ये जनरल स्टडी पढ़ना पड़ता है ना, तो ऐसा फीलिंग आती है, बचपन की याद आती है कि यार एक स्टोरी की तरह आपको फील होता है। इसीलिए तो प्रॉब्लम होती है ना कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग होते हैं उनको मजा आने लगता है सब पढ़ने में, और वो जल्दी से एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। जो ऑलरेडी ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के लोग हैं ये इसको पढ़ते आए, थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज होती है, फिर उनको बोरियत भी फील होता है, और आपका माइंड एकदम फ्रेश होता है और भरा भी होता है, तो टेक्निकल से भरा होता है। आप तो चाहते हो कि टेक्निकल को खाली करें, नॉन टेक को उसमें पुट करें, और बहुत ही फटाफट आप सारी चीज़ें पढ़ के और रैंक भी आप ही ला रहे हो। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि ये इसमें टॉप 20 जो थे सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो अगर आप भी स्विच करना चाहते हो तो आप भी स्विच कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। जो भी सिलेबस है यहाँ पे नॉन टेक्निकल का, मतलब जीएस का जो भी सिलेबस है, ये सारे कमीशन की वेबसाइट पर मेंशन कर दिया जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप
मेंस का स्टेज क्वालिफाई कर लेते हो, मतलब मेंस के स्टेज को कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, जितनी वैकेंसी है उसके 3 टाइम्स लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू का जो मार्क्स होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, फाइनल मेरिट लिस्ट आपके मेंस एग्जाम पे और आपके इंटरव्यू के बेसिस पे बनाई जाएगी। मतलब टोटल मेरिट लिस्ट की अगर मार्क्स की हम बात करें तो 750 का आपका मेंस होता है, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, तो टोटल 850 मार्क्स पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। अगर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखें, हालांकि ये बहुत पुरानी वैकेंसी है, आप देखो ये 9-10 की वैकेंसी है, बट एग्जाम इसका काफ़ी डिले रहा, 2013 में हुआ, उसके बाद इंटरव्यू इसका 2014 में हुआ, रिजल्ट 2015 में आया, तो काफ़ी पुरानी है। हालांकि अब जो है कंपटीशन लेवल काफ़ी इससे ज़्यादा रहेगा, फिर भी आपको एक आइडिया हो सकता है कि आपको कितना मार्क्स लाने पड़ेंगे, कितना परसेंटेज मार्क्स लाने पड़ेंगे अगर आपको सेलेक्ट होना है तो। हालांकि इसमें आप 10 to 20% मार्क्स एडिशनली ऐड कर लेना कट ऑफ में, क्योंकि अब कंपटीशन कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है और ये तो बहुत पुरानी वैकेंसी है। यहाँ पे आप फिर भी देख सकते हो उस टाइम पे भी ये भाई साहब जिनका रैंक फर्स्ट है, सेकेंड है, उन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। दिस इज द डिटेल अबाउट द रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, और इनके प्रोफाइल, इनके वर्किंग से रिलेटेड हम एक वीडियो लेके आएंगे।